यकीनन फानन हंसता बसता घर उजड़ गया। फरूख की वफात ने हम सबको हिला कर रख दिया है। तकदीर के फैसलों के आगे तो इंसान बेबस होता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि मिसेस हुरिया को फैमिली की सपोर्ट तो हासिल है। हम सब की तो पूरी कोशिश है कि हुरिया और परी को संभाल लें, मगर फरूख की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। जी समझ सकता हूँ मैं, कुछ रिश्तों का नजल बदल नहीं हो सकता। भाभी। हाँ चांदनी, ये तुम शरबत सर्व कर दो, फिर बाकी सब चीज़ें हम बाद में सर्व करेंगे। वैसे शुक्र है कि हुरिया के लिए फरूख भाई को छोड़ के गए, उसके और उसकी बच्ची के काम ही आएगा। हाँ, अम्मा को हुरिया की मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी। अच्छा है, अब कुछ आसरा तो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। ये हुरिया है, और हुरिया बेटा ये महरियार साहब हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। जी वो आपके शौहर मरहूम, उन्होंने आपके और आपकी बेटी के नाम में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। वक्त आ गया है कि वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। ये उनकी फाइल में ले आया हूँ, आप लोग तसल्ली से इसे पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेलिटी ही है, बस फिल करके मुझे बता दीजिएगा, मैं पिक करवा लूँगा। जी शुक्रिया, ये इत्मीनान से देखकर भर देगी। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ मुझे आपके शौहर के अचानक गुजर जाने का। इतनी जवान मौत तो बहुत दुख पहुंचाती होगी, और आपके दुख का अंदाजा भी है मुझे। अफसोस, दुख, सदमा, मैं ये सारे लफ्ज सुन सुन के थक चुकी हूँ। लोग अफसोस करने के बहाने सिर्फ दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं वाकई मुझे बहुत अफसोस हुआ है उनके गुजर जाने का। अच्छे इंसान थे। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। आप इसकी बात का बुरा ना मनाइएगा। इंसान सदमे में होता है तो सोच समझकर बात नहीं करता। आप अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर लीजिए, हम ये कागज भरकर आपको दे देंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी बेफिक्र रहिएगा, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेहरबानी की क्या बात है, तो मेरी जॉब भी और फर्ज भी। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। चलो आओ अंदर चलो। आपने मियां मिट्टू को पानी और दाना डाला था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है कुरतुलैन, प्रिंसिपल है स्कूल में। और बेटा ये महरियार साहब हैं। फरूख ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी हुरिया और परी के लिए, उसी सिलसिले में आए हैं। अंकल आपको पता है मैं कौन सी क्लास में हूँ? नहीं मुझे नहीं पता। आप कौन सी क्लास में? मैं KG1 ग्रीन में। KG1 ग्रीन में हो? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। नहीं जी, मैं देर हो गई है तो अगली बार आऊंगा तो जरूर इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तुम इधर बैठो है खाला के पास, आइए। आपको मैंने कहा था कि मियां मिट्टू को आपने पानी डालना है,
आपने पानी नहीं डाला हुआ, आपने सिर्फ दाना डाला है। हुरिया और परी का जो कुछ भी है अमानत है, वो मुस्तकबिल में उनके काम आएगा। मैंने तो हुरिया को एक दो दफा समझाने की कोशिश की है कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे, कोई जॉब कर ले, कोर्स कर ले। इस तरह सारी जिंदगी सोग में नहीं गुजार सकती वो। आपा, मेरा ख्याल है कि इस मामले में हमें हुरिया पे दबाव नहीं डालना चाहिए। ये फैसला उसे खुद करने दें। मैं पैसे कमाने की बात नहीं कर रही हूँ बहराम, मैं तो कह रही हूँ कि उसको अपने आप को बिजी कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी कैसे गुजरेगी। वैसे फरूख ने बहुत दानिशमंदी का सबूत दिया है, जो बीवी और बेटी के लिए बंदोबस्त कर गया है। कम से कम हुरिया को कुछ आसरा तो हो जाएगा। आओ हुरिया, बैठो। हुरिया, मेरी दोस्त के कॉलेज में कंप्यूटर कोर्सेज हो रहे हैं, किसी एक कोर्स में एनरोल कर लो, मसरूफ हो जाओगी। मुझे नहीं करना, मुझसे इतनी गर्मी में निकला नहीं जाता। ठीक है, फिर चांदनी को कह दो कि लाइब्रेरी से तुम्हारे लिए कुछ किताबें ले आए। आप जानती तो हैं कि मुझे बुक्स पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा, शहर में और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तुम सिलाई कढ़ाई का कोई कोर्स कर लो या कुकिंग कोर्स कर लो। क्या हो गया है आप लोगों को? मैं क्या इत्मीनान और सुकून से अपने ही घर में नहीं बैठ सकती? ये कर लो, वो कर लो, हद है। हुरिया, कुछ ना कुछ तो करना है ना, ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? हाँ, कुछ ना कुछ करना है और वो मैं खुद कर लूंगी। महरियार, जी अम्मा। बेटा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मा, एक्चुअली काम के सिलसिले में अजय खातून से मिलने के लिए उनके घर गया था। उनके शौहर का चंद माह पहले ही इंतकाल हुआ। छोटी बेटी है उनकी एक, लेकिन बातें कुछ ऐसी कर रही थी जो अजीब सी लगी मुझे। कैसी अजीब सी बातें? पता नहीं अम्मा, समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अपने मुंह से कह रही थी कि मैं बेवा हो गई हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें अजीब बात क्या है बेटा? वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। कोई भी औरत अपनी मर्जी से बेवा नहीं होती। और बेटा, लोगों को भी अफसोस करने से पहले सोचना चाहिए। इस तरह इंसान ज्यादा गमज़दा हो जाता है। और तसल्ली देने के और भी कई तरीके हैं। हाँ, लेकिन आप तो मुझे जानती हैं, मैं अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। गैर जरूरी बातें तो करनी आती ही नहीं मुझे। क्या बहुत खूबसूरत थी अम्मा, क्या सवाल है? काम के लिए गया था वहां पर, इस तरह उन्हें और से थोड़ी देख कर आया। कहाँ रहती है? राहत खाला है ना, उनके घर के पास ही है उनका घर, उसी इलाके में। नाम क्या था उसका? हुरिया।
हुरिया फरूख। तो राहत, तू उसको जानती होगी। क्या हुआ? कितने बहन भाई थे उसके? क्या हो गया आपको अम्मा? काम के सिलसिले में गया था, इतने सवालात थोड़ी किए। फाइल दी और वापस आ गया। की बेटी बहुत प्यारी थी, परी। उसे देखकर अपनी नेहरू याद आ गई मुझे। इतनी अच्छी प्यारी बातें कर रही थी। उसे देखकर उस पर प्यार भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था। बेचारी छोटी सी बच्ची, इतनी सी उम्र में बाप की शफकत और साए दोनों से महरूम। लो भाई, तुम्हारे चीनी चावल अच्छे हैं ना? इसको भी खिलाएं? कहां से खाएगा, इसका मुंह ही नहीं है। झूठ मूठ। ये लो भाई। अम्मी, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं। बेटा, तुम्हारे लिए परी है ना। औलाद की अपनी अहमियत होती है, मगर शौहर की अपनी जगह होती है। बेटा, कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हालात से समझौता करना पड़ता है। तुम घर से बाहर नहीं जा सकती तो घर के कामों में दिल लगा लो। हर वक्त घर के काम। अम्मी, एक औरत की जिंदगी में घर के कामों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो क्या करना चाहती हो तुम? मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो बेटा, फिर अपने लिए ऐसे हालात पैदा करो जो तुम्हें खुशी दे सके। कुसुम आंटी के लिए कुछ ले चलते हैं ना? कुछ तो ले चलते हैं। अम्मा, मैं और जैनब कुसुम आंटी की तरफ जा रहे हैं। जरा आप खाने पर इंतजार मत कीजिएगा, हम खाकर आएंगे। वहाँ कोई दावत है? नहीं नहीं, दावत नहीं है। मेरी खाला आ रही थी तो अम्मी ने फ़ोन करके कहा कि तुम लोग भी आ जाओ, खाना मिलके खा लेंगे, तो इस वजह से जा रहे हैं। हम चलते हैं फिर अम्मा। इस बात का भी एहसास नहीं है कि बेवा बहन इद्दत में बैठी है, सैर सपाटों की पड़ी रहती है ना। अम्मी, मुझे बार बार बेवा मत कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक कह रही हो बेटा, पहले पहल मुझे भी बहुत बुरा लगा करता था, फिर आदत हो जाती है। जब अपने अल्लाह से ही शिकवा नहीं तो इंसानों से क्या करें। मेरा और फरूक का साथ इतना मुख्तसर क्यों था? मैं आपके जैसी नहीं हूं। आप देखिएगा, मेरी जिंदगी में एक दफा फिर बहुत सारी खुशियां आएंगी। जैनब, मुझे तो तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। घर में खुर्राट सास और तीन तीन चुड़ैल नंदे हर वक्त तुमसे खिदमत कराती होंगी, है ना? अम्मी, वो बहराम की बहनें हैं। वाह भाई वाह, इश्क में तो बिल्कुल अंधी हो गई हो, अक्ल पे पर्दे पड़ गए हैं तुम्हारे। देखो बेटा, नस्लों के साथ जमाने भी बदल जाते हैं। आज तुम्हारी सास है,
कल तुम उसकी जगह होगी। तुम्हें जहारा की हुई गलतियां सुधारनी होंगी। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ना अपनी नंदू को ब्याह दो। अम्मी, हुरिया की इद्दत अभी खत्म हुई है। अरे है तो क्या हो गया, वो कब तक बहराम पर बोझ बनी रहेगी? तुम जल्दी से उसकी शादी करो और मामला खत्म करो। अम्मी, अच्छे रिश्ते भी तो मिले, पूरी जिंदगी का मामला है। अब ऐसे किसी राह चलते के पल्ले तो नहीं बांध सकते ना हुरिया को। अरे बांध दो, किसी के पल्लों से भी बांध दो, अपनी जान छुड़ाओ। बेटियों की शादी हो गई तो जहारा का जोर भी टूट जाएगा। अम्मी, ये सब इतना आसान नहीं है, और मैं अपनी नंदू की शादी के फैसले कैसे कर सकती हूँ? देखो मेरा बच्चा, किसी का घर बसाना सवाब का काम है। तुम ऐसा करो कि उनके लिए खामोशी से रिश्ता ढूंढो, ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए चट मंगनी बट ब्याह वाला मामला करो, बस। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। अब तुम देखो, हुरिया को देख लो, कितनी जवान और खूबसूरत लड़की बेवा हुई है। अरे जवान और खूबसूरत बेवा के निकाह में देर नहीं करनी चाहिए, उनका निकाह जल्दी करना चाहिए। क्यों, समझ गई ना? और इस तरह तुम्हारे घर का पोषण भी खाली हो जाएगा, वहां तुम अपना पार्लर खोल लेना। ये वाली बात तो आप ठीक कह रही हैं। अरे मैं सारी बातें 16 आने ठीक करती हूँ, इसीलिए तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे मशवरा करने के लिए आती हैं। तुम भी मेरे मशवरों पे अमल किया करो, मेरी बात माना करो। अच्छा ये बताओ कि वो बहराम कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अब तक? दरअसल अम्मी, बहराम को अपने दोस्त के पास जाना था तो मुझे छोड़ के वहीं गए, तो कह रहे थे आधे घंटे तक आ जाएंगे। अच्छा चलो, तुम उसे फोन करके बुला लो, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है ना? तैयार हो गया है बस। अच्छा, तो कुछ दिन स्कूल से छुट्टी ले लें, काम से ब्रेक लेना कोई बुरी बात तो नहीं है। जिन लोगों को अपने काम से इश्क होता है उन्हें ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपा, इंसान को अपने काम के लिए इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए, और आपने तो स्कूल को अपना सब कुछ बना लिया है। मसरूफियात भी एक नेमत होती हैं। अगर ये मसरूफियात ना होती तो शायद मैं किसी बहुत बड़े जहनी दबाव का शिकार हो जाती। आपा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आपको बेसुकून रखती है, कोई ऐसी बात जिससे आप सबसे छुपा कर थक गई हैं, कोई ऐसी बात जो आपके चेहरे पर लिखी हुई है लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पा रही। ऐसी कोई बात नहीं है चांदनी, बस घर के हालात की वजह से परेशान हूँ। हुरिया की सिचुएशन, परी, इन चीज़ों को जब देखती हूँ तो बहुत अपसेट होती हूँ। और इन सब मामलात का मुझे भी तो शौक लगा है ना। हुरिया ने किसी हद तक अपने आप को संभाल लिया है, और वक्त के साथ उसका गम भी मजीद हल्का हो जाएगा। हुरिया ने तो अपने आप को कुछ माह में संभाल लिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सारी जिंदगी अपने आप को नहीं संभाल पाते और बरसों एक ही मोड़ पे खड़े रहते हैं। बरसों एक ही मोड़ पर खड़े रहना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है आपा। सही कह रही हूँ, लेकिन कभी कभी हम जानते पूछते हुए अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आपा, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है जो आपको बहुत परेशान रखती है। आप मेरे साथ शेयर कर लें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपका दिल हल्का हो जाए, आप अपना बोझ मेरे साथ बांट लें, मैं हर मामले में आपका साथ दूंगी। चांदनी, ऐसी कोई बात नहीं है, रिलैक्स करो। ये बताओ नीचे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सारे घर वाले? बहराम भाई और भाभी दावत पर गए हुए हैं, हुरिया और परी अपने कमरे में, और मैं किचन समेटने जा रही थी। चलो फिर जाओ समेट लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राहत, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई तुम तो ईद का चांद हो गई हो, आना तो दूर की बात, फ़ोन भी नहीं करती हो। अच्छा सुनो,
मैंने एक ज़रूरी काम से तुम्हें फ़ोन किया है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, गौर से सुनना मेरी बात। आपा, आपकी चाय। थैंक यू। आपा, ये तो एक नई तस्वीर है आपकी शेल्फ पे। ये कौन सी बच्ची है? ये आर्या है। ये हमारी जूनियर डिबेटिंग कंपटीशन की विनर है। बहुत ही ज़हीन बच्ची है। मेरे कॉलीग की बेटी है। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल परी की तरह लगती है। मुझे तो बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं, और स्कूल के सारे बच्चे वो तो वैसे ही मुझे बहुत अजीज हैं। आपा, आप जैसा इंसान तो लाखों में एक होता है। जो इंसान लोगों को लाखों में एक लग रहा होता है, वो असल में उनकी तरह आम इंसान ही होता है। आपा, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। आपने हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा है। एक बात बताओ, अब हुरिया कैसी है? हुरिया ठीक है, अपने कमरे में परी के साथ है। हर वक्त अपनी शादी की तस्वीरें देखकर उदास होती रहती है। यादें इंसान को ना तो उदास करती हैं और ना ही खुश, बस हकीकत से दूर ले जाती हैं। आपा, आपकी इस गहरी बात के पीछे ज़रूर कोई बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फ़लसफ़ा पढ़ती हूँ, और फ़लसफ़ा पढ़ने वाले खुद भी फ़लसफ़ी हो जाते हैं, और उनके साथ रहने वाले भी उनके इस फ़लसफ़े से मुतासिर होते हैं। अरे आओ ज़ैनब। जी आपा, अगर आप फारिग हैं तो मैं आपके बाल डाई कर देती हूँ। हाँ, भी लगा लेते हैं, बस चाय ख़त्म कर लो। ठीक है। ज़ैनब जी, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, थैंक यू। तुम बहुत प्यारी हो। प्यारी तो आप हैं आपा, इतनी खूबसूरत, इतनी पुरकशिश। कोई भी आपके लिए दिल हथेली पे रख सकता है आज भी। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने खामखा अपने आप को बूढ़ा समझ लिया है, बल्कि आपने अपनी जवानी में भी खुद को उम्र सीधा समझ लिया था, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आप अभी भी बहुत यंग हैं। दिल बूढ़ा हो जाए तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम उम्री में जब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो इंसान का दिल उम्र सीधा हो जाता है। इतनी मुश्किल बात है तो मेरी समझ में ही नहीं आती। हम आपकी तरह ज़हीन फतीन आलिम फाजला नहीं है ना,
तो हमें इतनी मुश्किल बातें समझ नहीं आती। इसलिए मैं कहती हूँ आपा जैसा कोई नहीं है। चलें, आप जल्दी से चाय खत्म करें, फिर आप मेरे कमरे में आ जाए। आप जाओ डाई मिक्स करो, मैं आती हूँ। अम्मा। हाँ एनी, क्या बात है? अम्मा, मैं बहुत देर से आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। बहुत दफा बात करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई, कुछ खौफ की वजह से और कुछ मजबूरियों की वजह से। एनी, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? तुम्हें पता है कि मैं सीधी बात करने की आदी हूँ। साफ साफ बोलो, क्या बात है? मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने नौकरी करनी है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, अपने खानदान का ख्याल रखना है, और ये सब कुछ करते हुए मैं शायद ये भूल गई कि मैंने अपना भी ख्याल करना है। जब शावेज मेरी जिंदगी में आए तो उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि अपने बारे में सोचना भी जरूरी है। जब आपने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी शादी ही नहीं करना चाहती। आपके उस फैसले के बाद शावेज और मैंने निकाह कर लिया। अम्मा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों बहुत मजबूर थे। मजबूर? चोरों की तरह छुपकर शादी करना तुम्हारी मजबूरी थी? जी अम्मा, मजबूरी थी। मैं और क्या करती? मेरे भी कुछ ख्वाब थे, कुछ अरमान थे, ख्वाहिशात थी जिनको आपने कभी समझने की कोशिश तक नहीं की। तो इसका ये मतलब था कि तुम मुझे बताए बगैर शादी कर लो? तो फिर मैं क्या करती अम्मा? आप ही बताएं, मैं क्या करती? सारी जिंदगी तन्हा गुजार देती। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर होता, शौहर, बच्चे होते। जब मैं इस्लामाबाद 1 साल के ट्रेनिंग कोर्स पे गई थी, उसी दौरान हमारी बेटी आर्या पैदा हुई। अम्मा, मैं आपको नहीं बता सकी। सच पूछे तो मैं डर गई थी कि इतने सालों की बनी हुई इज्जत खाक में मिल जाएगी, और इसी खौफ की वजह से इतना अरसा मैंने अपने शौहर और अपनी बेटी को अपने से दूर रखा। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी पे एतबार नहीं कर सकती थी अम्मा। एतबार तो तुमने मेरा थोड़ा, यानी इतना बड़ा धोखा।
अम्मा, मैंने ये सब कुछ सोच समझ के नहीं किया, किसी प्लानिंग के तहत नहीं किया। हालात ऐसे बनते चले गए कि मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं कसूरवार जरूर हूं, लेकिन अम्मा मैंने कोई गुनाह नहीं किया और अब मैं थक गई हूं। मैं अपने शौहर और अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज अम्मा, अम्मा कुछ तो कहें। प्लीज अम्मा कुछ तो बोले। अम्मा कुछ तो कहें। क्या कहूँ एनी, तुमने तो मुझे कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, आप अपनी अम्मी से हमारी शादी की बात करेंगी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लम्हा बहुत कठिन था जब मैंने अम्मा को हमारी शादी के बारे में बताया। वो बहुत ज्यादा बोली, गिले शिकवे शिकायतें, मगर दिल एक बोझ से आजाद हो गया। तो आपकी अम्मी ने क्या फैसला किया? इतनी बड़ी बात सुन के तो उन्हें शॉक लगा है और एकदम से वो लोगों को बता भी नहीं सकती। उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं इस वक्त किसी से भी इस बात का जिक्र ना करूं। उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। तो ठीक है, आप जैसे ही मुझे कहेंगे मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मुझे और आर्या को आपकी बहुत जरूरत है। मुश्किल मरला तो तय हो ही चुका है ना। शावेज, मैंने अम्मा से जिस तरह ये बात की है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था कि लड़खड़ा के गिर जाऊंगी। आप तो जानते हैं मैं अम्मा को दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं। गुरदैन, आपने शादी की है, कुछ गलत नहीं किया आपने। आपने अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली बनाई। अगर आप ऐसा ना करती तो तन्हा रह जाती ना। ये सब बातें मैंने अम्मा के साथ शेयर की हैं और उन्हें एहसास है कि कसूर उनका भी है, सिर्फ मेरा नहीं। चलें, अपने जहन पे अब बोझ ना डालें और खुश रहें, क्योंकि अब हम अपने घर पे रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ। शावेज, अब जब कुर्रतुलैन ने अपनी माँ को बता ही दिया है तो फिर किस बात का इंतजार है? उसे यहाँ ले आओ। ले आऊंगा मैं। उसकी अम्मी को बाकी घर वालों से बात करने और हालात के साजगार होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। लो भाई, अब ये नई मुसीबत है। वो औरत अपनी कमाऊ बेटी को घर से जाने ही नहीं देना चाहती। शावेज, अब तुम्हें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा बेटा। वो तुम्हारी बीवी है, उसे जाकर ले आओ। वो औरत इतनी आसानी से अपनी बेटी को रुखसत नहीं करेगी। अम्मी, अब वो
ज्यादा देर तक कुरतलैन को अपने पास नहीं रख सकेंगे। वैसे भी कुरतलैन की छोटी बहन की स्कूल में नौकरी लगने वाली है, तो अब उन्हें आसरा होगा। लालची औरत अपनी कमाऊ बेटी की शादी करेगी ही नहीं। तौबा तौबा। मगर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं खुद जाकर कुरतुलैन को ले आऊंगी। उसकी माँ से मुझे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। ना ही उससे बेटी से मोहब्बत है और ना ही नवासी से प्यार। कैसी पत्थर दिल औरत है। अम्मी काश अगर आप हमारी शादी के लिए पहले मान जाती ना, तो आपको उन्हें पत्थर दिल कहने की जरूरत ना पड़ती। बरसों लग गए आपको अपनी जिद तोड़ते हुए। आपकी जिद और अना ने हमारे इतने साल जाया कर दिए। क्या इंसान को अपनी जिद इतनी प्यारी होती है?